दिन रात बेचैन, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ हमारे लिए। तो हमने उनके लिए क्या क्या किया है, इसको देखना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आज रविवार है, आप लोगों के कमेंट में भेजे गए सवालों के उत्तर के साथ उपस्थित होता हूं। आज का कार्यक्रम, सबसे पहले बता दूं कि मैं जो भी आप लोगों के सवालों का उत्तर देता हूं उसमें काफ़ी वक्त लगाता हूं। कारण क्योंकि ये जो कार्यक्रम बनता है वो 3 से 4 घंटे में बनाता हूं, और इस वजह से कि आप लोगों के लग्न चार्ट, नवमांश, दशमांश का जो सवाल है उससे संबंधित चार्टों का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लूं और फिर जाकर के मैं उस सवाल पे आता हूं। तो बस ये समझिएगा कि उस पर वक्त देता हूं, ऐसा नहीं कि लगातार यूं ही बना करके और भेज देता हूं। आइए सबसे पहले एक सवाल लेता हूं। दरअसल ये सवाल है मिलन शर्मा जी का। मिलन शर्मा जी ने पूछा है कि आमतौर पे ज्योतिष में नवमांश कुंडली सिर्फ मैरिज के टाइम देखते हैं, बट आप जो हैं वो लग्न कुंडली में भी नवमांश देखते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा है। देखिए, एक बात बताता हूं। सबसे पहले तो जन्म कुंडली का प्रत्येक चार्ट की महत्ता अपनी अपनी जगह पे होती है, और नवमांश जो है वो सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि लग्न चार्ट में अगर कोई ग्रह कमजोर है तो नवमांश में जाकर के वो बली होते भी देखा जाता है। दूसरी बात है कि अगर आपकी जन्म कुंडली का, याद रखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली का कभी भी सिर्फ लग्न चार्ट को देख करके उसका फलादेश किया गया है तो निश्चित रूप से उसमें जल्दबाजी हुई है, क्योंकि बिना लग्न चार्ट के, नवमांश के और सवाल से संबंधित, अब माता पिता से संबंधित भाव के लिए तो निश्चित रूप से माता पिता का भाव देखना होगा, और उसके जो चार्ट होते हैं, भाई बहन के लिए दृष्टांत देखना होगा। तो हर एक सवाल के लिए ज्योतिष में वर्ग बनाए गए हैं, और उन वर्गों के बिना स्वतंत्र अध्ययन के आपके जन्म कुंडली का सही तरीके से फलादेश नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः हम सिर्फ अभी तक यही समझते आए हैं कि नवमांश का अध्ययन सिर्फ विवाह के टाइम पे होता है या विवाह से संबंधित जीवन साथी का भाव होता है। पर एक बात बता दूं, सूक्ष्म ज्योतिष ये कहता है कि लग्न चार्ट के बाद श्रेष्ठ ज्योतिषी तिरछी निगाह से सभी वर्गों को देखना जरूरी समझता है, और तिरछी निगाह से वो नवमांश का अध्ययन जरूर ही करता है। अगर जिसने नहीं किया है वो जरूर कमजोर अध्ययन कर बैठा है। शुरू करते हैं आज की यात्रा। आशा है आप सभी लोगों के सवालों को शामिल करने में सफल होऊंगा। तब तक के लिए आगे कार्यक्रम अंत तक देखिएगा, बीच से ना जाइएगा। आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सबसे पहले जशन ताओ जी ने अपनी कुंडली भेजी है नाभा पंजाब से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1994, सुबह 7:04, नाभा पंजाब। पूछा है श्रीमान ने कि क्या विदेश में जाने के योग हैं। बिल्कुल है। आपकी कुंडली जो बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न की। लग्नेश होते हैं मंगल, जाकर के जन्म कुंडली के 10वें स्थान में मित्र की राशि में, यहाँ 8 नंबर लिखा है। यहाँ के अधिपति होते हैं मंगल, जाकर के 10वें स्थान में बैठे हैं। लग्नेश का 10वें स्थान में जाना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि व्यक्ति आरंभ से ही कैरियर को लेकर के सजग होता है और कर्म क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। ऊपर से ये बैठे भी हैं मित्र की राशि में, और अस्त भी नहीं है और न ही कमजोर भी हैं। अवस्था के हिसाब से अगर देखता हूं तो अति मित्र की राशि में बैठे हैं। अंश है उनका 9 अंश 25 कला, और नक्षत्र जो है वो मघा नक्षत्र, केतु का नक्षत्र होता है। हालांकि ये बात जो केतु के नक्षत्र वाली है, वो केतु आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं मंगल के ही राशि में। इस आधार पर आपकी कुंडली में, कि आपने पूछा है सवाल कि क्या मुझे बाहर जाने का योग मेरी कुंडली में है, 100% है। व्यक्ति कुछ भी स्वतंत्र और अलग सोचता ही नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के 12वें भाव में यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, और शुक्र वहीं बैठे हैं राहु के साथ। शुक्र और राहु की स्थिति, मंगल और शनि की स्थिति प्रभाव डाल रही है जन्म कुंडली के 4th भाव पे ये स्थितियां, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में लग्न में ही गुरु, चंद्रमा, बुध लग्न और सूर्य बैठे हैं। लग्न में ही ये सारे ग्रह जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। ये स्थितियां आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग को 100% घटित कर रही हैं। कारण कि 12वें भाव का अधिपति 12वें भाव में, शुक्र अच्छी स्थिति में, और मंगल और शुक्र के शनि की स्थिति यहां आ रही है। आपने और अगला सवाल पूछा है कि क्या लग्जरी कार के योग हैं।
बिल्कुल हैं। 12वें भाव में शुक्र जब बैठ जाते हैं तो योग अच्छा बना देते हैं और व्यक्ति को जीवन पर्यंत सुख और संसाधन ऐश्वर्य से भोगने वाले और ऐश्वर्य के पीछे व्यक्ति भागता है। आपकी कुंडली में योग है क्योंकि 12वें भाव में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। नवमांश में भी अगर देखता हूं तो वहां पे तुला राशि बन रही है, यहाँ पे 12वें भाव में, और वहां के अधिपति होकर के शुक्र जा रहे हैं जन्म कुंडली में मित्र की राशि में पराक्रम भाव में और मंगल के साथ। शुक्र और मंगल की स्थिति जब एक साथ हो जाती है पराक्रम भाव में तो व्यक्ति जो है अपने मेहनत के बदौलत अपने भाग्य को वृद्धि देने वाला हो जाता है। ये स्थितियां हैं आपकी कुंडली में। निश्चित रूप से विवाह का संबंध पूछा है आपने, बेहतर होगा क्योंकि जन्म कुंडली के शुक्र ही बनते हैं और वो अपने ही राशि के हो रहे हैं। विवाह की स्थिति भी अच्छी है। एक बात बता देता हूं, तो दशम भाव में मंगल बैठ करके जन्म कुंडली में शनि मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो जन्म कुंडली मिला करके जरूर विवाह करिएगा, नहीं तो सुख में कभी कभी भेद पैदा भी हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में अगर देखता हूं तो यहाँ पे आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बनती है, लेकिन फिर भी वो तृतीय भाव के अधिपति हो जाने के, एक त्रिक भाव मिल जाने के कारण वो कारक नहीं होते हैं। इस वजह से विवाह मिला करके करिएगा। अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपको जशवंत जी उत्तर मिल गया होगा। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है साइंस एस्ट्रो करके, ये सचिन जी हैं, इन्होंने अपनी आईडी साइंस एस्ट्रो के नाम से बनाई है। इनका डिटेल है 4 जून 1999 22:10 नारनौल हरियाणा। श्रीमान जी ने पूछा है कि कोई अच्छा सा कैरियर बता दीजिए। देखिए एक बात बताता हूँ, कैरियर के लिए सबसे पहले आपकी कुंडली में तो चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं, शुभ ग्रह बन रहे हैं और वो मकर लग्न की कुंडली बनाते हैं। मकर लग्न और मकर ही राशि, ये बहुत अच्छी बात होती है। मकर राशि को जब गौर से समझते हैं तो ये भूमि तत्व की राशि होती है। विकास का जो क्रम होगा वो स्थिरता के साथ होगा और मकर राशि यानी कि थोड़ा पॉलिटिकल और पॉलिटिकल माइंडेड व्यक्ति होता है। लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल, शनि बनते हैं, वो जा करके आपकी कुंडली में गुरु के साथ यहाँ बैठे हैं और गुरु और शनि जब ये हो जाते हैं ना एक साथ, तो ये कई बार राजयोग को भंग करने वाले भी हो जाते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर ये स्थितियां बनी तो ये नवमेश के साथ जब इनका संबंध बनता तब ये होता है। हालांकि आपकी कुंडली में गुरु और शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं और ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो माता के साथ संबंध अच्छा रखिएगा और माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। ये एक बात जो कि पक्के तौर पे समझने में आ रही है। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा है कि कैरियर कोई अच्छा सा बता दो। आपकी कुंडली में गुरु यहां बैठे हैं, कैरियर भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो राहु के साथ जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और ये गुरु जो हैं वो शुक्र के चौथे दसवें के संबंध में है और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में गुरु से चौथे दसवें के संबंध में है। विचार करिएगा, बहुत सूक्ष्म अध्ययन कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के का संबंध जो है यहाँ पे अगर विचार करें तो यहाँ पे 10 नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 1 नंबर, 10 11 12 1, तो मेष राशि में गुरु और साथ ही साथ शनि भी, तो शनि वहां नीच के हो जाते हैं और साथ ही साथ गुरु और गुरु से शुक्र जो हैं जो कि आपकी कुंडली के कैरियर भाव को रूल करते हैं, वो गुरु से चतुर्थ आते हैं और चंद्रमा जो कि व्यवसाय का कारक होता है, शुक्र भी परिधान का कारक होता है। तो व्यक्ति अगर परिधान का अगर कोई काम करे, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल जो है वो हर जगह दसम स्थान में ही दिखे जा रहे हैं, दिग्बलत्व की प्राप्ति हो जाती है मंगल को। लग्न कुंडली में 7 नंबर की राशि में उसी भाव में, नौमांश कुंडली में भी 7 नंबर की राशि में उसी भाव में, मतलब आपका लग्न जो है वो वर्गोत्तम है, यानी कि नौमांश वर्गोत्तम का बन रहा है। अर्थात व्यक्ति अगर जन्म कुंडली में जड़ी बूटी, जड़ी का काम, वस्त्र से संबंधित अगर कोई काम करे तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि योग जो बन रहा है कुछ इसी तरीके का बन रहा है। आप अगर चाहते हैं तो भूमि से भी संबंधित काम कर सकते हैं, खाद्यान्न से भी संबंधित काम कर सकते हैं, हालांकि वस्त्र से भी संबंधित जो है क्रिया करी जा सकती है। ये बात कि वस्त्र का काम, भूमि से संबंधित, सरकार से जुड़ करके अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करना चाहते हैं, जमीन से संबंधित अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मंगल षडबल में सर्वाधिक बली, हर जगह दशम स्थान को रूल कर रहा है और उस राशि का अधिपति जो है, जो कि आपकी कुंडली के अगर देखता हूं तो लग्न चंद्रमा इन सब से, तो स्थिति वस्त्र के व्यवसाय की ज्यादा अच्छे तरीके से आती है। विचार कर लीजिए, जो भी इच्छा हो कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा अच्छे हैं, आप कुछ भी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। अब आगे अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली सुधीर पाठक जी की है। सबसे पहले श्रीमान, आपके नाम के ऊपर शनि का प्रभाव है, तो
काम बिगड़ते होंगे तो हनुमान जी को मना लिया करिए, प्रत्येक दिन थोड़ा सा हनुमान जी का दर्शन किया करिए और हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए 3 बार, सुबह दोपहर शाम नहीं, एक ही बार सुबह में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया करिए। अब आते हैं आपकी कुंडली पे। 14 दिसंबर 1990 सुबह 4:05 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। आपने पूछा है नौकरी, आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हैं और दक्षिणायन का जन्म हुआ है, तो काम थोड़ा लेट होगा, तो परेशान मत होइएगा। ऊपर से वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ रहे हैं चंद्रमा, तो ये पापक की तरफ मतलब नीच की तरफ बढ़ रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली, लग्नेश कहाँ बैठे जाकर के पराक्रम में, यहाँ 7 नंबर दिखा और पराक्रम की तरफ इशारा कर रहे हैं। मन ठीक है, मन आपका ठीक है, हालांकि वो नीच के तरफ आगे बढ़ रहा है तो कभी कभी परेशान होता है, व्यक्ति खुद पे ही कंफ्यूजन पाल लेता है, अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कुंडली की सर्वश्रेष्ठ स्थिति बहुत अच्छी, उच्च के गुरु दशम भाव में ये सब कुछ देंगे और वो भी चंद्रमा से केंद्र में 4th 10वें का संबंध बन रहा है, लग्न से दशम और चंद्रमा से गुरु 4th 10वें के संबंध में, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर से सूर्य की बात करता हूं तो सूर्य धन भाव में आ रहे हैं। अपनी वाणी पे थोड़ा सा कठोरता का पालन करिए, इसको थोड़ा सा मृदु बनाइए। आप कठोर हैं और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। हालांकि वहां पे केतु और गुरु वक्री भी हैं, तो गुरु वक्री हैं तो भाग्य भाव का फल करेंगे और सोने पे सुहागा है। शिक्षक बन जाइए ना, मुझे लगता है, क्योंकि दशम स्थान को भी देखता हूं तो वहां पे भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप 5-6 नंबर, तो वहां भी अगर देख रहा हूं तो शिक्षक बनने के योग काफी अच्छे दिख रहे हैं। लग्न में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, यहां वो वृश्चिक राशि के हो रहे हैं। नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में यहां पे ये जा रहे हैं, जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में ही उच्च के हो रहे हैं यहां पे, तो ये स्थितियां अच्छी बन रही हैं। ऊपर से अगर विचार करता हूं तो नवमांश कुंडली में भी गुरु आपकी कुंडली में यहीं बैठ रहे हैं, भाव से वो वर्गोत्तम हो रहे हैं और 9 नंबर की राशि में, अपनी ही राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति अगर शिक्षक बनने के लिए प्रयास करे या डिग्रियां हासिल करें तो इकट्ठा करने पे बड़ा काम आ जाएगा। शनि राहु आपकी कुंडली में यहीं बैठे हैं, माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। मंगल अष्टम में है, इस वजह से गहरे पानी में जाने से बचिएगा, खतरे से बचिएगा, एक्सीडेंट वगैरह से बचना चाहिए। अष्टम भावस्थ मंगल थोड़े कमजोर फल और बुरा प्रभाव देते हैं। बुध और शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में, मेहनत भाव तो अच्छा बन रहा है, छोटे भाइयों के साथ भी संबंध अच्छा बनेगा। और महादशा जो चल रही है आपकी कुंडली में शनि की चल रही है, जो कि आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि कारक होते हैं, पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के त्रिकोण राजयोग भी लगा रहे हैं, ये स्थितियां बना रहे हैं, तो ठीक है। मुझे लगता है कि पंचम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति की जब दशा चलती है तो व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। अभी भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो शनि में गुरु चल रहे हैं, गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हैं, योग तो चल रहा है, प्रयास करिए ना, क्यों भटक रहे हैं, एक जगह टिक करके मेहनत करिए और हनुमान जी को मनाइए। आप लोग नए हैं तो हनुमान जी को मना लेंगे तो तुरंत ही काम बन जाएगा। और सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन दिया करिए, आलस्य मत पालिए, आलस्य पालेंगे तो फिर खाली सोचते रह जाएंगे। अब अगली कुंडली की तरफ इशारा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली काजल कुमारी जी की आईडी से है, राजेश मिश्रा के नाम से सवाल आया है। 12 अक्टूबर 1988 17:20 धनबाद झारखंड से पूछा है कि जॉब या नौकरी कब तक मिल जाएगी, अस्थायी लिखा है इन्होंने। शनि आपकी कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं गुरु की राशि में। वस्तुतः एक बात बता देता हूं, आपका मन बड़ा परेशान है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा जो हैं वो पापक बनते हैं, ऊपर से वो जाकर के बैठे भी हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। नवमांश में भी अगर देखता हूं तो ये कुंभ राशि के चंद्रमा बनते हैं, यानी कि लग्न में विराज रहे हैं, तो प्रकृति को थोड़ा सा चंचल बना दे रहे हैं। आप अगर कोई भी काम करना चाहें तो अभी आपकी कुंडली में शुक्र में, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र आपकी कुंडली के लिए, शनि आपकी कुंडली के लिए बनते हैं लाभ भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति। लाभेश का 10वें स्थान में जाना अच्छा होता है और वो साथ ही साथ अगर देखता हूं तो कोई भी ग्रह उसको देख नहीं रहे हैं, सिर्फ शनि प्रभाव कर रहे हैं जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे। गुरु आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। ये श्रेष्ठ होती है स्थिति, क्योंकि वो भाग्य भाव में जो यहाँ पे राशि बन रही है वो 8 नंबर की बन रही है, यानी कि मंगल की राशि बन रही है। आपकी कुंडली में महादशा जो है वो शनि की मैंने बताई और शुक्र का अंतर चल रहा है। ये चल रहा है आपकी कुंडली में 2020 के 5वें महीने से और ये रहेगा, अभी लंबा वक्त होगा इनका। लेकिन इस बीच में आपकी कुंडली के 2020 के 12वें महीने में सूर्य आएंगे और वो सूर्य आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो
छठे भाव के अधिपति होकर के जाकर के बैठे हैं सप्तम भाव में, ये व्यवसाय देने वाले ग्रह हो जाएंगे और ये काम जरूर पकड़ा देंगे, क्योंकि यहां के अधिपति प्रतियोगिता भाव के अधिपति और वो बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, बुद्ध को अस्त कर रहे हैं। तो अब वस्तुतः जो सवाल है वो ये होना चाहिए था कि मन परेशान क्यों है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं उसमें अष्टम भाव में चंद्रमा और वो ऊपर से नीचाभिलाषी भी है। तो मन ही जब इकट्ठा नहीं रहेगा तो व्यक्ति कर क्या पाएगा। वस्तुतः हम सवाल जो पूछना होता है वो कभी कभी नहीं पूछते हैं। व्यक्ति की कुंडली में बुध अस्त, चंद्रमा कमजोर, और चंद्रमा की स्थिति कमजोर क्योंकि अष्टम भाव में नीचाभिलाषी और नवमांश में भी वो लग्न में ही विराज रहा है कुंभ राशि का, जहां का अधिपति शनि आपकी कुंडली में देखता हूं तो नवमांश कुंडली में वो कहां बैठे हैं, जा करके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि यहां नीच के होकर के, वृषभ राशि के होकर के नीच की राशि से निकले हैं। तो अगर मन को समझिए तो आपकी कुंडली में मन ही ज्यादा परेशान है, इसी को नियंत्रण में रखना है। शिव जी की पूजा, सूर्य को जल, ये पहले 2-3 महीने करके देखिए और उसके बाद जो काम करना चाहते हैं करिए। हमारी व्यवस्था जो है वो यहीं पे जाकर के लॉक हो जाती है कि हम आलस्य से युक्त हो जाते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली के नवमांश में कुंभ लग्न का निर्माण होना, लग्न में ही चंद्रमा का बैठना, ये आलस्य को देने वाला है। चंद्रमा अष्टम भाव में और गुरु जो है वो तृतीय भाव में जा रहे हैं, इस आधार पर वो शुक्र की राशि में जा रहे हैं तो आलस्य भी पैदा कर रहे हैं। आलस्य को त्यागिए, मन को स्थिर रखिए, सूर्य की पूजा करिए, आत्मविश्वास को बलि बनाइए और तब कार्यक्षेत्र करने के लिए कार्य में परिणत होइए। अपने आप को इकट्ठा करके पहले काम करिए और शुरू करिए, तब जाकर के काम बनेगा। इधर उधर भटकना जारी है और वो रहेगा। 2020 के 12वें महीने में सूर्य जब आएंगे तो निश्चित रूप से इनका संबंध जो बन रहा है, यहाँ का बन रहा है, ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली भेजी है बिहार शरीफ नालंदा से अजीत कुमार जी ने। डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1976, सुबह 11:15। और सवाल है श्रीमान का, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मैं क्या उत्तर दूं इसका। 1976 की कुंडली और मुझसे ये पूछ रहे हैं किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली जो है वो चंद्रमा से पीड़ित है और चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि वो सबसे पहले तो अष्टम भाव में जा रहे हैं। हालांकि वो उच्च के हो रहे हैं लेकिन अष्टम भाव से प्रभावित होकर के और पक्ष बल से हीन है। कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि का चंद्रमा बड़ा कमजोर और वृद्ध अवस्था का हो जाता है। आपकी कुंडली में वो अवस्था जो पक्ष बल से है, वो जो उसकी तीव्रता है फल देने की, वो कम है, लेकिन डिग्री के हिसाब से ये उच्च के हैं और डिग्री जो है वो इनकी 16 अंश की है, तो युवा के हैं, क्योंकि वो राशि जो है वो शुभ ग्रह की राशि है, शुक्र की राशि 2 नंबर की राशि है। गुरु और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं। परेशानी को समझना है तो पहले कारण को समझिए। आपकी कुंडली में गुरु अच्छे ज्ञान और सद्गति के कारक होते हैं। वो गुरु आपकी कुंडली में यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठे हैं अष्टम भाव में, और ये आपकी कुंडली के बनते हैं त्रिक भाव के अधिपति पराक्रमेश। पराक्रमेश यानी कि पराक्रम करने से रोक रहा है, और वो गया कहाँ, अपने भाव से छठे। यहां से 1 2 3 4 5 6 कोई भी ग्रह अगर अपने जहां उसको बैठना चाहिए, जहां पे उसकी राशि बनी, अगर वहां से 6वें 8वें के संबंध में गया, यानी कि वो जिस भाव का अधिपति है, तो किसका अधिपति, पराक्रम का, तो पराक्रम से आपको विलग करेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को कमजोर करेगा, व्यक्ति को आलसी बना देगा। और वो गया कहां, रोग का संबंध बनाया, षडाष्टक रोग का संबंध। इम्यून का कारक होता है चंद्रमा, वो आपकी कुंडली में बनता है कहां का अधिपति, तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में ये तुला लग्न की कुंडली बनी, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए दशमेश होते हैं चंद्रमा, यहां का 4 नंबर की राशि बनेगी। तो कर्मेश जो है, कर्म के अधिपति, आपने जो सवाल पूछा है ना, वस्तुतः आपकी कुंडली ही बता दे रही है कि सवाल क्या था। आपकी जब कुंडली को मैंने डेट ऑफ बर्थ में 1976 देखा तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति तो बड़े हैं, तो मैं निश्चित तौर पे जान गया था कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा। और जाकर के जब तिथि देखी तो वहां पे कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का बनना, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल कमजोर, अष्टम भाव में जाने से और भी कमजोर, उच्च के ही हैं, तो क्या हुआ, वो प्रभावहीन हो रहे हैं। ऊपर से त्रिक भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। तृतीय भाव का अधिपति चाहे कोई भी ग्रह हो, छठे भाव का अधिपति, 8वें और 12वें भाव का अधिपति, अगर कोई भी ग्रह होता है वो कमजोर होता है। तो आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति किसके साथ संबंध बनाए, जन्म कुंडली के तृतीय भाव के, और ये आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाना बुरा होता है। ये कैरियर को कभी भी ग्रोथ देता ही नहीं है और कमजोर कर देता है। दशमेश अगर कहीं भी
छठे, आठवें और 12वें से संबंध बना लें, लाभेश अगर अष्टम से संबंध बना लें तो यह कमजोर होता है और इस आधार पर व्यक्ति को कैरियर में मजबूती थोड़ा कम मिलता है। अगली बात कि जन्म कुंडली में दशमांश को देखता हूं तो दशमांश में जो बनती है वो मेष राशि बनती है। मेष राशि के अधिपति बनते हैं मंगल, वो जाकर के जन्म कुंडली में बुध की राशि में बैठे हैं, यहां पे पराक्रम भाव में बुध चंद्रमा के साथ। चंद्रमा और मंगल जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में हालांकि वो योग तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिर से लग्न कुंडली पे आइए तो लग्न कुंडली में आपके जो मंगल बनते हैं वो सप्तमेश बनते हैं, जो कि मारक होता है। सप्तम भाव के अधिपति होकर के मंगल आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं 12वें भाव में, और वो बैठे हैं कहां? बुध की राशि में, जहां का अधिपति आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो वो पीछे आ रहा है। यहां के अधिपति बने मंगल, यहां 1 नंबर लिखा, यहां उनको बैठना था। तो व्यवसाय और कैरियर का जो विचार किया जाता है वो वस्तुतः 2 भावों से किया जाता है। एक दशम, तो दशम की तो स्थिति हमने देखी कि उसका जो योग बन रहा है वो त्रिक भाव के अधिपति गुरु से बन रहा है और वो कमजोर हो रहा है चंद्रमा। वैसे भी चंद्रमा जो है वो व्यवसाय को लेकर के फ्लक्चुएशन वाली स्थिति को देने वाले होते हैं अगर वो कमजोर रहे तो। और कहीं से भी अगर चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो राशि कौन सी है आपकी कुंडली में? वहां पे वृषभ राशि बन रही है। वृषभ राशि के अधिपति होते हैं शुक्र, आपकी कुंडली में वो लाभ भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं तो थोड़े कमजोर हो गए। तो चंद्रमा को अगर कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो कमजोर हो जाएंगे और व्यक्ति के मति बुद्धि को परेशान करने वाले हो जाते हैं। ऊपर से सप्तम भाव भी व्यवसाय का भाव होता है, यहां का अधिपति होता है आपकी कुंडली में मंगल, वो षडाष्टक में है। तो यहां का ग्रह षडाष्टक में, सप्तमेश षडाष्टक में, तो ये परेशानी का कारण। ऊपर से दशम भाव का अधिपति अपने भाव से 3 भाव पीछे जा रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो अब मंत्रों की सहायता लेनी चाहिए और इस अवस्था में जाकर के अगर आप रत्न की शरण में जाएंगे तो थोड़ा कम लाभ मिलेगा। तो अपने आप को एक्टिव करिए। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति की अवस्था निर्धारित नहीं करती है कि वो कौन सा काम करेगा, क्योंकि जापानीज और जापान के लोग यही जानते हैं हमारे भारत देश के बारे में एक कमजोरी है कि भारतीय बड़े आलसी होते हैं और सीखने में माहिर नहीं होते। वो अपनी अवस्था 100 साल तक की देख लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो अवस्था खत्म हो गई, अब तो काम करने का काम खत्म। लेकिन नहीं, अभी सीखने की बारी है। और आपकी कुंडली में अभी महादशा गुरु की है जो कि जन्म कुंडली के रोगेश बनते हैं, इस वजह से भी परेशानी थोड़ी चल रही है। लेकिन अंतर में राहु है, तो गुरु में राहु का जो अंतर होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा सा रोग देने वाला होता है, कैरियर को कमजोरी दे देता है, मति बुद्धि को परेशान कर देता है और पराक्रम से व्यक्ति को हीन बना देता है, आलस्य दे देता है। बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम। गुरु में राहु जब आते हैं तो इस तरीके का काम करते हैं और गुरु वैसे भी आपकी कुंडली के रोगेश बनते हैं। इस आधार पर भगवान को मनाइए, गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप कर लीजिए थोड़ा सा। और उपाय आपको मैं एक दूंगा, आप पहले मुझे फोन करिए। कल सुबह 12 बजे के बाद आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक उपाय दे दूंगा जिसको मैं यहां नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊंगा आपको आपके सहपाठी करने लगेंगे और अन्य लोग करने लगेंगे। मेरा उपाय प्रायः मैं बाद में बता दूंगा, जो सूक्ष्म उपाय होता है वो, और वो आपको मुझे संपर्क करना होगा। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली शिव शक्ति अपर्णा जी की है। आपने पूछा है कि सबसे पहले तो बता दूं कि आपका नाम श अक्षर से है, कुंभ राशि, हनुमान जी की पूजा बनती है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आदत बना लीजिए, बस छोड़ना नहीं है और उसका प्रभाव आपको दिखेगा। तो सबसे पहले एक उपाय हनुमान जी की पूजा। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने पूछा है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है किस विषय से? BA इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी मीडियम से। बहुत अच्छी बात है, मेरी थोड़ी कमजोर है। पूछा है आपने सवाल कि जॉबलेस हो जाते हैं, क्यों? तो कारण पहले समझते हैं, समझ में आता है। आपकी कुंडली बनती है सबसे पहले तो वृषभ लग्न की। यहां 2 नंबर लिखा तो यहां पे क्या लिखेगा? 2, 3, 4, 5। अब यहां की स्थिति को समझिए। वस्तुतः जो नहीं मानते हैं ज्योतिष को, उनको मतलब कैसे, मतलब मैं तो समझता हूं कि ज्योतिष जब देखता हूं और जब इसको समझता हूं, मैंने जितने बार भी इसको पकड़ा है और जब से शुरू से इसको जाना है तब से समझता हूं कि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। आपका सवाल है कि आप जॉबलेस हो जाते हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का है, वो पापक बना और प्रभाव से कमजोर। अब उसके बाद स्थिति देखते हैं। तो चंद्रमा अस्त हुए क्योंकि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के हुए, और अस्त ग्रहों की संख्या 2 है, चंद्रमा और मंगल, ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अस्त हुए। और एक बात बताऊं तो बड़ा गंभीरता से विचार करिएगा, अगर मंगल अस्त हो ना,
या सूर्य अस्त हो ना तो व्यक्ति को थोड़ा आलसी बना देता है और व्यक्ति के काम में रुकावट डालता है, क्योंकि कर्म जो है वो कराने वाले यही दोनों ग्रह होते हैं। और ये जब कमजोर या अस्त हो जाए या बाधित हो या कमजोर हो, पीड़ित हो, किसी पापग्रह के प्रभाव में आ रहे हो, मजबूत नहीं हो इनकी कुंडली में स्थिति, तो व्यक्ति के कैरियर को कमजोर होते हैं, क्योंकि मंगल को दिग्बलत्व तो कहां मिलता है? दशम भाव में। तो कहीं ना कहीं उस भाव को वो प्रभावित करते हैं। ऊपर से जॉब चेंज क्यों होती है, बार बार आप छोड़ते क्यों हैं या पकड़ते क्यों हैं या स्थितियां उत्पन्न हुई क्यों? तो यहां पे ग्रहों की स्थितियां, यहां पे आपकी कुंडली में बैठे हैं केतु, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ये चारों ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे पड़ेगा तो क्या इसको पीड़ित नहीं करेगा? जब चंद्रमा कमजोर और मंगल अस्त हुए तो करेगा ना, यही बात है। और सूर्य जो है वास्तव में आपकी कुंडली में नौकरी देने के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे कुंभ राशि बन रही। एक बात और बताता हूं, गौर करिएगा। विचार है कि जन्म कुंडली के दशम और नवम भाव में जब शनि की राशि बन जाए ना, जन्म कुंडली के नवम और दशम भाव में, तो यह अच्छा होता है। लेकिन शनि को देखते हैं तो शनि बैठे कहां हैं? तो भाग्येश होकर के अष्टम भाव में, यानी कि भाग्य का व्यय, काम में विलंब, रोग में देना, रोग में डालना। अष्टम भाव, जिस भाव का अधिपति अष्टम में बैठ जाए। अब एक बात और, पिछले ही कुंडली पे मैंने क्या कहा था कि जन्म कुंडली के दसम भाव के अधिपति का संबंध अगर अष्टम से बन जाए तो बड़ा बुरा होता है या कमजोर हो जाता है, वो अपने प्रभाव को वो कमतरी से देने वाला हो जाता है। और ये स्थिति और भी ज्यादा तब कमजोर हो जाती है, गहराई से समझिएगा, ये बातें बड़ा कम होता है कि लोग आपको बताएं कि जन्म कुंडली के में चंद्रमा कमजोर हो गए सबसे पहले तो, और ऊपर से दशम भाव का अधिपति जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि बनती है वो अष्टम में गया, और भाग्येश भी है वो शनि, एक तो वैसे भी मंद, कैरियर भाव के अधिपति होकर के अष्टम में गए, वो परेशानी का कारण, और भाग्य को कमजोर किया क्योंकि पीछे गया। अब नौमांस में समझते हैं। तो नौमांस में भी आपकी कुंडली में विचार करिए तो यहां 12 नंबर की राशि का बनना, यहां के अधिपति गुरु होते हैं, अष्टम में जा रहे हैं, तो मनाना होगा किन्हें? जब व्यवधान बहुत ज्यादा आ जाए तो महादशा आपकी कुंडली के ऊपर से मंगल की चल रही है, और वो मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। सप्तम भाव मारक भाव होता है, और मंगल जाकर के जन्म कुंडली में अपने भाव से चौथे 10वें के संबंध में है। यहां वो सूर्य, मंगल और चंद्रमा और केतु के साथ बैठे हैं। इस वजह से कि चतुर्थ भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, तो व्यक्ति के सुख को कम कर देता है। और आपने कहा है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स से, तो बुध आपकी कुंडली में उच्च के तो हो रहे हैं, लेकिन नीच का शुक्र भी पंचम भाव में बैठा है। हालांकि उसका नीचत्व भंग होते दिख रहा है, पर वो होगा नहीं, क्योंकि अंश में बहुत ज्यादा भेद है। और बुध का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, जो कि पापक बन बैठा है, और शुक्र का नक्षत्र जो है वो चूंकि कन्या राशि में हस्त नक्षत्र, तो हस्त नक्षत्र वहां पे, तो उस नक्षत्र, दोनों ग्रह जो हैं यहाँ पे पंचम भाव में बुध और शुक्र, यहां पे शुक्र का नीचत्व भंग बड़ा कम हो रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र के बीच का जो अंश है वो काफी बड़ा हो रहा है। बुध जो है वो अंश में, शुक्र जो है वो बुध से अंश में काफी आगे निकल रहे हैं। इस वजह से ये गौर करने वाली बात है। तो मनाना होगा बुध को, अगर व्यवधान ज्यादा है और मंगल महादशा में है, सप्तमेश आपकी कुंडली के मंगल बनते हैं, तो हनुमान जी को सबसे पहले तो मनाना होगा। और दूसरी बात कि एक स्थिति आपकी कुंडली में ये बनती है कि अभी मंगल में शुक्र चल रहे हैं और आने वाले हैं मंगल में सूर्य, तो ये स्थिति ठीक होगी, क्योंकि वास्तव में अगर मैं समझता हूं तो चतुर्थेश की महादशा आ रही, चतुर्थेश अंतर में आ रहे हैं, ये जरूर लाभ कर जाएंगे। थोड़ा इंतजार करिए। और आने वाले समय 2020 के छठा महीने में मंगल में सूर्य, मंगल और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हैं, और हालांकि मंगल तो अस्त हो रहे हैं, तो महादशा का ग्रह थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन सूर्य जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए कि अंतरदशा का ग्रह बहुत ज्यादा प्रभाव करता है और निकट से आकर के व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो सूर्य जरूर कुछ लाभ दे देंगे। आप प्रयास करिए और सूर्य की पूजा करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको कर लेना चाहिए, और नहीं हो तो एक बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सिर्फ सूर्य को अर्घ भी देंगे आप और नियमित हो जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। हनुमान जी की पूजा करते रहिए। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली विशाल शर्मा जी की है। इन्होंने पूछा है, दिल्ली से है ये, 1 नवंबर 1973 सुबह 3:20 पूछा है श्रीमान ने कि समय कब सही होगा। अभी तो आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, और कहते हैं लोग कि ज्योतिषी के पास जाओ तो या तो वो राहु बताएगा या केतु बताएगा या शनि बताएगा, कुछ भी बता दे। राहु की महादशा चल रही है, गणेश जी को मनाना होगा, और गणेश जी को मनाना होगा। और समस्या का कारण बता दूं तो चंद्रमा जो हैं वो आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के खष्टी तिथि के बन रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष के खष्टी तिथि के जो चंद्रमा हैं
वो पापक होते हैं, पापक ग्रह बन जाते हैं, और जो फल करने की उनकी जो तीव्रता होती है वो 50% होती है। ऊपर से शनि केतु एक साथ बैठे हैं। राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, चौथे 10वें के संबंध में ये अच्छा होता है, लेकिन राहु और केतु की बात करता हूं तो सम राशि के बैठे हैं, और वो जो हैं वो शुक्र के साथ और चंद्रमा के साथ हैं। ये तीनों ग्रह यहां बैठे हैं और शनि और केतु यहां, तो ये सुख को थोड़ा सा कमजोर करते हैं और मन को परेशान करते हैं। तो स्थिति जो है एंड में ही है ये। अब राहु 2024 के महीने तक खत्म हो जाएंगे, 2024 नहीं 25 के 11वें महीने तक ये खत्म हो जाएंगे। गणेश जी की पूजा किया करिए। और गणेश जी की पूजा से ज़्यादा बेहतर आप थोड़ी सी एक काम करिए, गौ माता का प्रतिदिन दर्शन किया करिए, गौ माता का दर्शन करिए और उनकी परिक्रमा किया करिए। 5 बार अगर परिक्रमा हो जाए और परिक्रमा करके गुड़ खिला दीजिए तो बड़ा काम कर जाएगा। और बाकी तो आपकी कुंडली में आपने कुछ सवाल पूछा नहीं है, सिर्फ यही पूछा है समय कब ठीक हो जाएगा, आने वाली है। उसके बाद 2024 के बाद गुरु की महादशा जो आपकी कुंडली के लिए सुखेश और जन्म कुंडली के सप्तमेश होते हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा 2025 से, क्योंकि गुरु में गुरु जब आएंगे तो थोड़ा सा परेशान करेंगे वो 27 तक। तो अभी तो हालांकि काल जो है वो आपकी कुंडली में राहु की महादशा है, तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले, गौ माता की पूजा और गौ माता की सेवा। अब आगे आपने सवाल कुछ पूछा नहीं है, इस वजह से आपको उत्तर भी कुछ नहीं दे रहा। वस्तुतः एक बात बता दूं तो राहु की महादशा में गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए और गौ माता का दर्शन करना चाहिए। अगले कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली देवांश ओझा जी की है। इन्होंने पूछा है, यह है महाराष्ट्र मुंबई से, 8 अप्रैल 1987 सुबह 12:34, महाराष्ट्र मुंबई। इनका सवाल है कि मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बनती है और लग्नेश बुध भाग्य भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। शुक्र जहां उच्चाभिलाषी, उच्च के ही सदृश फल देने वाले होते हैं ग्रह, आपकी कुंडली के लिए शुक्र से संबंधित कोई भी व्यवसाय बड़ा अच्छा होगा। सबसे पहले तो ये है। ऊपर से आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो रत्न के बारे में आपने विचार किया है, तो आपकी कुंडली के लिए गुरु का रत्न अच्छा होगा। कारण कि जन्म कुंडली के सप्तम और दशम भाव के अधिपति होते हैं गुरु, आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में केंद्र में ही, यानी कि यहीं पे बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नवमांश कुंडली में भी वो वृश्चिक राशि में ही बैठे हैं प्रतियोगिता भाव में, ये श्रेष्ठ है। और दशमांश कुंडली में अगर देखता हूं तो वो गुरु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, जहां से कि मतलब एक मेष राशि बनती है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जो कि धन के कारक होते हैं गुरु। तो अगर विचार करता हूं तो सार्वभौमिक तरीके से और सभी प्रकार से गुरु का रत्न आपकी कुंडली के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अगर कोई जीवन में और अन्य समस्या ना हो तो सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, वो भी बनता है। हालांकि सूर्य और गुरु और शुक्र और बुध, इन चारों में से सर्वाधिक मजबूती से आपकी कुंडली में गुरु का रत्न ज्यादा बेहतर बनता है। अब बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली निखिल सिंह जी की है। श्रीमान जम्मू कश्मीर से हैं और 16 जुलाई 1990 13:10। बहुत अच्छी बात है कि आप जम्मू कश्मीर से हैं, अच्छा लगता है जब वहां से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलती है। तो आते हैं, आपने पूछा है पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, सफलता मिलेगी। सबसे पहले आपकी कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपका मन तैयार है कि नहीं है। तो चंद्रमा को देखा तो कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के बने, थोड़ा परेशान तो है और खुद पे ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मन नहीं लगता है, स्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, भटकता है और लगातार बैठ करके 5 घंटे 10 घंटे 8 घंटे मेहनत नहीं कर पाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में, हालांकि वो बैठे हैं मंगल के साथ उच्चाभिलाषी होकर के, लेकिन अगला जो भाव है वो अष्टम भाव है, इस वजह से वो वहां से प्रभावित होंगे। और अंश के आधार पर अगर देखता हूं तो ये 11 अंश पे हैं कुमार अवस्था के, और साथ ही साथ मंगल उनके शत्रु होते हैं। तो शत्रु की राशि में बैठे और शत्रु ग्रही होकर के बैठे, तो ये एक कमजोरी का पक्ष रहा, जहां पक्ष बल से चंद्रमा कमजोर, शत्रु ग्रही होकर के, और अवस्था भी कुमार की, कुमार अवस्था की है तो ठीक है, लेकिन उसकी भरपाई उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं तो फल अच्छा करेंगे। लेकिन मन को जीतना ही होगा, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूटी नहीं देते हैं। 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, फिर 5वां दिन गैप हो जाता है। इस चीज से बचना होगा, क्योंकि बुध भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो सम राशि के बैठे हैं और वो युवा हैं, लेकिन बुध तो ठीक है, बुध में तो कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में पीसीएस की स्थिति। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले मंगल को देखना होगा। मंगल अपनी राशि के हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। षडबल में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी बात है। नवमांश में भी अगर देखता हूं तो मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली के नवमांश में यहां बैठे हैं अष्टम भाव में। गुरु अस्त हैं आपकी कुंडली में, तो इस वजह से थोड़ा मेहनत करिए और ज्ञान के पीछे ज्यादा भागिए। आप तुला लग्न के हैं तो व्यक्ति कई बार ख्याली पुलाव भी पकाता है। हालांकि आपकी कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग्य भाव यहाँ
एकादशवें भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं और उनकी युति जो है वो सूर्य के साथ है, गुरु के साथ है और शुक्र के साथ है, जो शुक्र आपकी कुंडली के लग्नेश बनते हैं। तो लग्नेश के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठेगा अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर वो जो सूर्य हैं वो थोड़े से प्रभावित हो रहे हैं किससे, छठे भाव के अधिपति गुरु से, और वो गुरु अस्त भी हैं, तो रोगेश का अस्त होना और लाभेश के साथ बैठना और साथ ही साथ लग्नेश के साथ भी, तो ये गुरु जो हैं ये दोनों को वस्तुतः थोड़ा थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं। तो गुरु को मनाना होगा, किसी मंदिर में प्रत्येक दिन दर्शन करने जाइए, लाभ हो जाएगा। और दूसरी बात है कि चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्न को विचार रहे हैं, तो मन को थोड़ा सा अनस्टेब्लिशमेंट भी दे रहे हैं, इसको रोकना होगा। राहु केतु की स्थिति अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है। सम राशि के युवा होकर के राहु केतु बैठे हैं आपकी कुंडली में, ये जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहे हैं और चौथे 10वें के संबंध में है, ये बहुत अच्छा होता है। सप्त सप्तम के सिद्धांत के अंतर्गत चौथे और 10वें के राहु केतु श्रेष्ठ फलों को देने वाले होते हैं। अब उसके बाद विचार करता हूं तो जन्म कुंडली में बुध और केतु यहीं बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी है पीसीएस के लिए, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य की स्थिति, बुध यहां के अधिपति होकर के केंद्र में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल पीसीएस के लिए जाने जाते हैं, षडबल में बली हो रहे हैं। चंद्रमा ठीक है, सूर्य भी षडबल में ठीक है। इस आधार पर अगर विचार करता हूं तो थोड़ा सा प्रभाव आपके आत्मविश्वास पे मुझे प्रश्न चिन्ह का लगना दिख रहा है, क्योंकि लाभेश का रोगेश के साथ संबंध बनना भाग्य भाव में लग्नेश का आना तो ठीक बन रहा है। यहां का जो अधिपति है वो भाग्य में आया, ये ठीक है। यहां का अधिपति केंद्र में गया, ये अच्छी बात है। लाभेश आ रहे हैं नवम भाव में और रोगेश के साथ युति कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सी पेट की परेशानी भी होती होगी, एसिडिटी, जलन या कब्जियत की शिकायत भी है। और बाकी तो स्थितियां आपकी कुंडली में अच्छी हैं। योग भी आपकी कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति की महादशा चले और वो उच्चाभिलाषी होकर के बैठा है, हालांकि वो शत्रुग्रही हो रहा है तो थोड़ा सा परेशान भी करेगा, लेकिन जन्म कुंडली में अगर देखता हूं तो वो सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो दशम भाव के अधिपति का सप्तम भाव में जाना थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि वो मारक भाव है और वो शत्रुग्रही भी हो रहा है। तो मन को मनाइए, शिव जी की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि राशि जो है आपकी कुंडली में मेष राशि बनती है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन, हनुमान जी का दर्शन, और किसी एक चीज का दर्शन अगर करते जाएंगे तो आपका काम बनता जाएगा। स्थिति अच्छी है, क्योंकि दशमेश की महादशा कैरियर के लिए सफलता देने वाली होती है। ऊपर से आपकी कुंडली में जो अंतर में है वो राहु हैं, तो चंद्रमा में राहु थोड़े परेशान करेंगे निश्चित रूप से, ये बात पक्की है। और उसके बाद गुरु जब आएंगे तो हालांकि गुरु रोगेश होते हैं, तो स्वास्थ्य को परेशान करेंगे, लेकिन प्रतियोगिता में सफलता देने वाले होंगे, क्योंकि मेहनत थोड़ा करना होगा प्रतियोगिता के लिए, लेकिन सफलता का योग 100% है। अब आगे अगली कुंडली की तरफ और अंतिम कुंडली की तरफ बढ़ते। अगली कुंडली हितार्थ की है, ये अहमदाबाद गुजरात से है। बच्चा अभी बहुत नया ही है, स्वागत है इस दुनिया में। 8 फरवरी 2020 सुबह 9:39। बच्चे की कुंडली है बहुत ज़्यादा नहीं, चंद्रमा अच्छे हैं, स्वराशि के हैं इस भाव में, ये बहुत बड़ी बात है। लाभेश की दृष्टि जो कि शनि हैं यहाँ बैठे हैं और वो सूर्य के साथ हैं। तो अगर विचार करता हूं तो लाभेश तो शनि बने और उनकी दृष्टि पड़ती है जन्म कुंडली में चंद्रमा पे, और चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के हैं, पापक प्रभाव में नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से शीत जनित बीमारियां होने का खतरा है, तो बच्चे को निमोनिया वगैरह से बचा करके रखिएगा। बाकी किसी भी पापक प्रभाव का कोई असर नहीं है। मंगल देख रहा है, चंद्र मंगल योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मंगल जो हैं वो गुरु की राशि में गुरु के साथ हैं। लग्नेश मीन के गुरु बनेंगे, वो केंद्र में आ रहे हैं। लग्न का केंद्र में आना, लग्नेश का केंद्र में आना मंगल के साथ, ये अच्छी बात है। इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं, बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे है और ये पंचम भाव पे है। व्यक्ति का ज्ञान बहुत अच्छा है, व्यक्ति का ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है। नवमांश में अगर देखता हूं तो चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, इस वजह से स्वास्थ्य के विशेषतया ख्याल की आवश्यकता है। आज का कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से खत्म करते हैं। यात्रा पूरी हुई, आज मैंने 10 कुंडलियों का अध्ययन किया है। अगर इन 10 लोगों में से किसी को भी कोई सवाल पूछना हो, निसंदेह फोन कर सकते हैं, लेकिन परेशान करने के लिए नहीं। और दूसरी बात, आज मदर्स डे भी है,
तो विचार करके देखिए, आपने अपनी माताजी के लिए कितनी बार निकट से आकर के उन्हें खुश करने का प्रयास किया है। कितनी बार आपने निकट से आकर के उन्हें खुश करने का प्रयास किया है, हृदय से। ऐसे तो प्रत्येक बच्चा कभी भी अपने माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहता है, परंतु जब उनके साथ देने की आवश्यकता पड़ती है तो हम कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं और फिर मम्मी थोड़ा मोबाइल का चार्जर ला दो, मम्मी थोड़ा ये कर दो, मम्मी थोड़ा ये कर दो, दिन रात बेचैन सिर्फ आपके लिए, सिर्फ हमारे लिए। तो हमने उनके लिए क्या क्या किया है, इसको देखना जरूरी है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।